Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start chapter 3, that is about periodic table and periodicity of properties. Periodic table वाला chapter जो है chapter 3, इसे हम आज start करने जा रहे हैं, जिसमें हम periodic table को study करेंगे. इस periodic table की हम history को देखेंगे, डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस ये स्टडी होंगी. उसके बाद मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल डिस्कस होगा एंड एट द एंड कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस होंगी इस प्रोडक्ट टेबल से रिलेटेड. बेटे हिस्ट्री प्रोडक्ट टेबल की थोड़ी आपको बताई जा रही है स्टार्ट में कि 19th सेंचुरी में केमिस्ट ने एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करना स्टार्ट किया कि जितने एलिमेंट्स साइंटिस्ट के पास डिस्कवर हो चुके थे, मालूम शुदा थे, उनको उन्होंने एक स्पेसिफिक वे में, एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने की कोशिश की, जैसे कि पीरियडिक लॉ की डिस्कवरी हुई. पीरियडिक लॉ क्या? जी बेटे क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. बेटे क्वेश्चन हो तो फिर बोलें आप. पीरियडिक लॉ की डिस्कवरी हुई. पीरियडिक लॉ क्या है? वो रूल, जिस रूल के तहत साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज किया. जैसा हम मेंडलीव का पीरियडिक लॉ पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियडिक लॉ पढ़ेंगे, यानी कि साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स डिवाइस किए एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए. तो जो पीरियडिक टेबल बनाए जाते रहे, हाइदर टू नोन एलिमेंट्स, हाइदर टू मीन टिल देन, कि जिस वक्त भी अरेंजमेंट एलिमेंट्स की गई तो उस वक्त तक जितने मालूम शुदा एलिमेंट्स होते थे, साइंटिस्ट उन सारे एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक वे में अरेंज कर देते थे. लेकिन जब बाद में कुछ और एलिमेंट्स डिस्कवर होते और जो पहली अरेंजमेंट थी उसको एनालाइज किया जाता, तो उसमें कुछ डीमेरिट्स जो हैं, कुछ ड्रॉबैक्स वो पाए जाते, जिस वजह से जो पहली क्लासिफिकेशन होती उसको रिजेक्ट कर दिया जाता और एक नई क्लासिफिकेशन जो है नए तरीके से वो कर दी जाती. ये सिलसिला जारी रहा. इसमें साइंटिस्ट जो हैं वो एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाते रहे, उनके पीरियड्स बनाते रहे. ग्रुप्स के होते हैं वर्टिकल, जो कॉलम्स एलिमेंट्स के हैं इनको ग्रुप्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता था उन्हें पीरियड्स का नाम दिया जाता था. ऑर्डरली अरेंजमेंट जो एलिमेंट्स की है ये एटॉमिक नंबर पे बेस करती है. ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ये एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. अब बेटे आप समझते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज एटॉमिक नंबर? The number of protons in an atom is called atomic number. Number of protons in the nucleus of an atom जो है ये एटॉमिक नंबर होता है. तो इस एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया है, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें. तो बेटी जो पीरियडिक टेबल है इट प्रोवाइड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू साइंटिस्ट्स. साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है इस पीरियडिक टेबल से. कैसे कि पीरियडिक टेबल को आप जैसे देखते हैं ना कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को जानते हैं जो उस ग्रुप के अंदर मौजूद है, तो आप गेस कर सकते हैं बाकी सारे एलिमेंट्स जो उस ग्रुप में मौजूद हैं कि उनकी भी वैसी ही प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी की बेस पे एक एक ग्रुप में रखा गया उनको. और दूसरी बात कि जो एलिमेंट्स की स्टडी है, जब बहुत ज्यादा एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो चुके हैं, अब उनकी स्टडी के हम इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट को स्टडी करें, इसकी बजाय क्या वो रिड्यूस होकर फ्यू ग्रुप्स की स्टडी तक लिमिटेड हो गई है. यानी हम एक ग्रुप को जब स्टडी करते हैं तो उस ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सबकी प्रॉपर्टीज होती हैं क्योंकि वो सिमिलर होती हैं. बेटे यहाँ मैंने आपको चंद एक इंट्रोडक्टरी सी चीजें बताई हैं. किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. Any student? No sir. Okay बेटे कंट्रीब्यूशंस हम देखते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट की इन द फील्ड ऑफ पीरियडिक टेबल और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द नेम ऑफ डॉब्रिनर.
डॉबरिनस ट्राइएड्स कहलाते हैं। ट्राइएड जो है ये 3-3 एलिमेंट्स के सेट्स को कहते हैं। ट्राइएड 3 एलिमेंट्स के सेट्स को कहते हैं। तो आपको बताया गया कि 1829 में जर्मन केमिस्ट जो है उसने एटॉमिक मैसेज जो एलिमेंट्स की हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व किया। जर्मन केमिस्ट कौन था? डॉबरिनर। जी बेटा, सर जो बर्नियर है सर, डॉबरिनर केमिस्ट था। ये केमिस्ट था। ओके सर। डॉबरिनर केमिस्ट था। कहाँ का? जर्मनी का। जर्मनी का केमिस्ट था। उसने 1829 में एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज जो हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया। एटॉमिक मैसेज एलिमेंट्स के जो हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज, उनके दरमियान उसने रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया और उस रिलेशनशिप की बेस पे एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप्स में डिवाइड किया और इन ग्रुप्स को उसने ट्राइएड्स का नाम दिया। यू कैन से डॉबरिनर in 1829 arranged elements in groups of 3 each, to which he named triads। कि डॉबरिनर ने अपने वक्त तक के मालूम शुदा एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप्स में डिवाइड किया और उनके नाम ट्राइएड्स रखे। तो बेटे किस रूल की बेस पे 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया? रूल ये था, पीरियोडिक लॉ। नहीं ये बेटे आपको बता रहे हैं इसका पीरियोडिक लॉ क्या था। ये इसका ये था कि जो सेंट्रल दो एलिमेंट्स की एवरेज की बेस पर, हाँ जी, कि जो सेंट्रल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास अदर 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज का एवरेज था। यानी इसके जो 3 के ग्रुप थे एलिमेंट्स के, ट्राइएड्स थे, वो इस तरह के थे कि हर ट्राइएड का जो सेंट्रल एलिमेंट था उस सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होता था अदर 2 एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल। और सिर्फ एटॉमिक मास नहीं बल्कि अदर प्रॉपर्टीज भी, एटॉमिक नंबर है, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह, डेंसिटीज, इन प्रॉपर्टीज के अंदर भी सेम ट्रेंड पाई जाती थी। हाँ जी सर मैंने पूछा था जैसे अब हमने बात की सर एवरेज एटॉमिक मास एवरेज निकाल के, हाँ जी, उसका सेम आता है सर। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कैल्शियम 40 और बेरियम 137। तो अगर हम इनका मास निकालें सर तो ये स्ट्रोमिनियम के बराबर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये ठीक है सर, तो ये कैसे होगा? बड़े आपको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। बड़े आवाज आ रही है? कौन बोल रहे हैं? हाँ ओके सर। अदर 2 एलिमेंट्स का एवरेज थी एटॉमिक मास, और बाकी प्रॉपर्टीज भी मैंने बताया कि बाकी प्रॉपर्टीज भी सेंट्रल एलिमेंट की, अदर 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का एवरेज थी। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? ड्रॉबैक्स ये थे कि सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको इस तरीके से अरेंज किया जा सका। इस वजह से ये जो क्लासिफिकेशन थी इसको कोई एक्सेप्टेंस ना मिली। लेकिन अभी ट्राइएड्स को मैं एक्सप्लेन जरा कर देता हूं कुछ एग्जांपल्स के साथ। बेटे क्वेश्चन पूछना है कोई? सर 2 बच्चे आ गए हैं तक। ओके सर 2 बच्चे हैं वो बोल रहे हैं। बेटे आप साइलेंट रहेंगे, कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछेंगे। अजीब से नाम सर, अजीब के नाम से सर इनको बेटे you should be silent. You are to prove that you belong to respectable families and your behavior will prove it. लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, इस दौरान डिसिप्लिन्ड वे में आप समझते रहें। बेटे ये पहला ट्राइएड आपको बताया जा रहा है लिथियम सोडियम पोटाशियम का। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये पहले कॉलम के अंदर लिथियम सोडियम पोटाशियम बताए गए एलिमेंट्स। लिथियम का बेटे एटॉमिक मास 7 है, पोटाशियम का 39 है। अगर हम इन दोनों का एवरेज लें तो वो 23 बनता है, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है। इसी तरह आप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में देखें, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, बेरियम का 137, दोनों का एवरेज बनता है 88.5, दैट इज क्लोज टू स्ट्रोंशियम एटॉमिक मास 87। और हम डिवाइड 2 क्यों करते हैं? एवरेज लेनी है बेटे। एवरेज कैसे लेते हैं? जितनी भी आइटम्स होती हैं ना उनको प्लस करके उनकी तादाद से डिवाइड करना होता है, तब एवरेज मिलती है। क्योंकि यहाँ पे हम 2 एलिमेंट्स के मैसेज प्लस कर रहे हैं इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके नेक्स्ट बेटे देखें, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। एंटीमनी एसबी के एंटीमनी स्टिबियम से है।
तो 31 और 122 का एवरेज लें तो 76.5, वो सेंट्रल आर्सेनिक एलिमेंट जो उसके एटॉमिक मास के करीब है। इसी तरह सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, इधर भी आप देखें यहाँ पे हाईलाइट किए हुए डिफरेंट कलर्स में। अब ये सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम आपको बताया जा रहा है, ये वाला ट्राइएड। तो इसमें 32 और 128 जो सल्फर और टेलोरियम के एटॉमिक मैसेज हैं उनका एवरेज लें तो 80 बनता है, सेंट्रल एलिमेंट के करीब है, यानी या तो एग्जैक्टली उसके इक्वल आ रहा है या उसके करीब आ रहा है कम से कम। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में देखें कि क्लोरीन और ब्रोमीन के एटॉमिक मैसेज का एवरेज है 81.25 जो कि सेंट्रल एलिमेंट ब्रोमीन के 80 एटॉमिक मैस के करीब है। ये बेटे एटॉमिक मैसेज आपको बताई गई हैं, ठीक है, ये एटॉमिक मैसेज थी। अब आप एटॉमिक नंबर को भी देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन्हीं ट्राइएड्स के एटॉमिक नंबर्स में भी देखें कि लिथियम और पोटाशियम के एटॉमिक नंबर्स जो हैं उनका एवरेज 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर है। इसमें कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक नंबर्स का एवरेज 38 स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर बनता है। फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टिबियम या एंटीमनी, इसमें फास्फोरस और स्टिबियम के एटॉमिक नंबर्स का एवरेज 33, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर बनता है। सिमिलरली सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम के केस में देख लें कि सल्फर और टेलोरियम का जो एवरेज है एटॉमिक नंबर का 34, वो सेलेनियम के इक्वल है। ये SE सिंबल है सेलेनियम। इस तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में देख लें, क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक नंबर्स का एवरेज 35, वो ब्रोमीन का जो है वो एटॉमिक नंबर आ रहा है। तो ये बेटे इधर भी सारे ये ट्राइएड्स मेंशन है टेबल की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपने डॉबरिनर ट्राइएड्स को देखा है, जिसमें आपने देखा कि सेंट्रल एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी आ रही है वो अदर टू एलिमेंट्स की एवरेज है। आज बेटे क्लियर है डॉबरिनर ट्राइएड्स? जी सर। यस सर। किसी बच्चे की कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं जी। सर एंटीमनी मेटलॉजी है। एंटीमनी, हाँ जी, मेटलॉइड। ओके सर। नेक्स्ट बेटे न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ऑक्टेव्स इन 1860 कैंजारो ने बेटे डिटरमिन की करेक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कैंजारो ने डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज मालूम किए 1860 में, और जब ये एटॉमिक मैसेज मालूम हुए तो दोबारा अटेम्प्ट्स इनिशिएट की गई टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स को दोबारा क्लासिफाई करने की कोशिश की गई पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में। तो इस सिलसिले में म्यूट कर लें, जो बच्चा भी म्यूट नहीं है। इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड्स, उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया। न्यूलैंड्स ने 1864 में लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया। अब इस लॉ ऑफ ऑक्टेव के मुताबिक क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वर शोइंग रिजेम्बलेंस विद दोज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले से मिलती थी। जी बेटे क्वेश्चन के ऑक्टेव्स मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो कि न्यूलैंड्स ने पेश किया 1864 में। ही नोटेड रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, कि हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसने देखा कि पहले से मिल रही हैं, यानी रेपिटेशन आ रही है हर आठवें एलिमेंट पे। तो उसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज, तो हर आठवां एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो उसने उसको बजाय आठवें नंबर पे फिर रखने के उसको पहले एलिमेंट के नीचे लिखा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसके बाद आठवां एलिमेंट था फ्लोरीन। अब फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज जो हैं वो पहले एलिमेंट से मिलती थी, मसलन हाइड्रोजन से मिलती है, हाइड्रोजन भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है, तो उसको हाइड्रोजन के नीचे रखा। तो इसको बेटा आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो आठवां एलिमेंट आएगा वो जो आपका पहला स्टार्ट किया हुआ था उसके नीचे आएगा। किसी भी जगह से इसकी काउंटिंग स्टार्ट करें तो जिस एलिमेंट को नंबर 1 देंगे आप उसको नोट रखें कि 1 किसको दिया है, जो आठवां आएगा वो 1 वाले के नीचे ही आएगा। तो रेपिटेशन एवरी एट्थ एलिमेंट पे आ रही है। लिखा कि ही कंपेयर्ड इट विद म्यूजिकल नोट्स, जैसा ये मौसीकी की सुरें होती हैं कि आप देखें कि उनमें रेपिटेशन आती है स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, तो प्रॉपर्टीज में उसने कहा कि बिल्कुल इसी तरह से ही रेपिटेशन आती है। तो बताया कि इसका जो वर्क था उसको इतनी रिकग्निशन ना हुई, इतना रिकग्नाइज ना हुआ। उसकी वजह क्या थी? ही डिड नॉट लीव एनी वेकेंट स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स।
कि उसके टाइम तक के जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए उसने कोई खाली जगह नहीं छोड़ी थी। और नोबल गैसेस जो हैं ये भी बाद में डिस्कवर हुई। ये आप ड्रॉबैक्स बता सकते हैं कि ऑक्टेव न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है या न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे क्लासिफिकेशन के। पहला क्या बताया आपको, नो स्पेस वाज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। नो स्पेस। यस, यस सर। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। दूसरी बात कि जो नोबल गैसेस हैं दे वर डिस्कवर्ड लेटर ऑन, कि उसने क्लासिफिकेशन जो कर ली थी उसके बाद डिस्कवर हुई थी। तो जब बाद में डिस्कवर हुई तो क्या हुआ, उसकी क्लासिफिकेशन के अंदर यानी उसके टेबल के अंदर जो नोबल गैसेस हैं ये एडजस्ट नहीं हो पाती थी। ये इसके ड्रॉबैक्स थे। ये मैंने आपको इसके दो जो ऑक्टेव्स हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये बताए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मंडलीव। मंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बड़े 1869 में ये रशियन केमिस्ट था मंडलीव, उसने 63 एलिमेंट्स जो उसके टाइम तक के डिस्कवर हो चुके थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज में हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया और इन रोज को उसने पीरियड्स का नाम दिया। बेटे मंडलीव ने किस बेस पे अरेंज किया एलिमेंट्स को? सर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक। यस, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के एटॉमिक मैसेज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और इन हॉरिजॉन्टल रोज को उसने पीरियड्स का नाम दिया। और उसने देखा कि जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे वो वर्टिकल कॉलम्स में सेम कॉलम में आ रहे हैं। एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के अंदर आते थे। अब पीरियोडिक लॉ को मैं स्टेट कर रहा हूं, मंडलीव का पीरियोडिक लॉ। ये पूरा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन मंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मैसेज का पीरियोडिक फंक्शन है। क्या मतलब कि एटॉमिक मैसेज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, एक पर्टिकुलर नंबर के बाद क्या एटॉमिक मैस आप शुरू से स्टार्ट कर देते हैं, पहले एलिमेंट के नीचे से एलिमेंट्स को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन आ रही है। आप अरेंज कर रहे थे एटॉमिक मैसेज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। इस बात की समझ आइए कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मैसेज कैसे हैं? अकॉर्डिंग टू देयर पीरियोडिक फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर पीरियोडिसिटी। देखें कि स्पेसिफिक इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन आ जाती है, इसलिए पीरियोडिक फंक्शन कहा। पीरियोडिक कहते हैं दौरियत को, दोहराया जाना, रिपीट होना। आइसोटोप्स की पोजीशंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आइसोटोप्स क्या होते हैं आपने चैप्टर 2 में पढ़े हैं कि डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। मंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मैसेज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। ये जैसे आप देख सकते हैं ये मंडलीव का पीरियोडिक टेबल है कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज में अरेंज किया गया है। तो बेटे जो आइसोटोप्स हैं उनके तो मैसेज डिफरेंट होते हैं, तो एटॉमिक मैस की बेस पे इस एलिमेंट को कहाँ पे हम रखेंगे? ठीक है, जब एक एलिमेंट के 3-4 आइसोटोप्स आ रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल में 3-4 पोजीशंस तो नहीं दी जा सकती थी। तो एक ये पहला ड्रॉबैक था कि आइसोटोप्स जो थे उनको प्रॉपर प्लेसेस या पोजीशंस पीरियोडिक टेबल में नहीं दी जा सकती थी। सर काइंडली ये जो अभी आपने पॉइंट बताया इसको रिपीट कर दें, वो भूल ही जा रहे थे सर। ओके बेटे, मैंने पहला ये बताया है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स जो है पीरियोडिक टेबल में ये स्पेसिफिक नहीं हो सकती थी एटॉमिक मास की बेस पे, क्योंकि हर आइसोटोप का एटॉमिक मास दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मैसेज का अगर ऑर्डर हम यूज कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन किसी आइसोटोप को मिलेगी? वो तो हर आइसोटोप को डिफरेंट पोजीशन मिलेगी। सर डॉगी स्टाइल। नेक्स्ट इज देयर मिसफिट पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। मिसफिट पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स मीन कि ये एलिमेंट्स कुछ ऐसे थे कि इनमें जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम है वो पहले आया था, और जिसका ज्यादा एटॉमिक मास है उसको पहले रखा गया था, जिसका कम एटॉमिक मास है उसको बाद में रखा गया। हालांकि रूल क्या था
एटॉमिक मैसेज का इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूँ, आर्गन और पोटाशियम, कोबाल्ट, निकल, टिलोरियम, आयोडीन, थोरियम और प्रोटेक्टेनियम। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, ये आर्गन और पोटाशियम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़े देखें, आर्गन यहाँ देख रहे हैं 40 एटॉमिक मास, इसको पहले रखा है, और पोटाशियम 39.5 कम एटॉमिक मास वाला उसको। कोबाल्ट और निकल, इनकी पोजीशंस में मैं आपको बता देता हूँ। कोबाल्ट का देखें मास 58.9 है, जबकि निकल का 58.7 है। तो जिसका ज्यादा मास है उसको पहले रखा गया, जिसका थोड़ा मास है उसको बाद में। तो ये भी मिसफिट पेयर ऑफ एलिमेंट हुआ। और आयोडीन को बेटा देख लें, यहाँ पे इनकी पोजीशंस ये हैं। ये टेलोरियम 128 वाला ये पहले, और आयोडीन जिसका मास थोड़ा है उसको बाद में रखा गया है। ठीक है, टेलोरियम को पहले और आयोडीन को जो है वो बाद में रखा गया है। इसी तरह से एक और एलिमेंट थोरियम और प्रोटेक्टेनियम, ये नीचे हैं। थोरियम जिसका मास ज्यादा है उसको पहले रखा गया, और प्रोटेक्टेनियम जिसका मास कम है उसको बाद में रखा गया। तो ये मिसफिट पेयर्स ऑफ एलिमेंट से बड़े लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज लेक्चर इज ओवर। अल्लाह हाफिज।